अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशन के बारे में ये चैप्टर होगा। तो आज हमारी आउटलाइन क्या है आज के लेक्चर की? सबसे पहले हम चैप्टर का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देखेंगे 1-2 लाइन्स में कि क्या है इस चैप्टर में, हमारा टास्क क्या-क्या होगा। तो मेजर टॉपिक आज का क्या होगा? न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखेंगे। हम इसको बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, मगर इसको अब समराइज व्यू में इसका देखेंगे कि इस लॉ को कैसे प्रूव किया गया, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था कैसे मेजर किया गया, दैट इज कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से हम वो निकालेंगे। फिर एक नई चीज देखेंगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एक्सटेंडेड बॉडी क्या हम कैसे निकालते हैं। ये आपको थोड़ा अभी जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब समझ आएगी कि ये हेडिंग की अहमियत क्या है। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है हमारे पास। तो ये जो चैप्टर होगा हमारे पास, इसमें हम दो बड़ी चीजें देखेंगे। एक होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम जी से जाहिर करेंगे, आप उसे ग्रेविटेशनल फील्ड भी कह सकते हो। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखेंगे, दैट इज वी। तो दो मेजर चीजें हमारे पास आ गई, दैट इज वन फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो हमारे इस चैप्टर का मुद्दा होगा जिसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये हम डिफरेंट मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्कस करेंगे, जिस पे हम न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करेंगे। ठीक होगी बात। फिर हम एक और तरीका का निकालेंगे, गाजीज लॉ देखेंगे, जिसमें हम जी और वी की वैल्यू निकालेंगे सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से। तो करना तो दो काम ही है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू और पोटेंशियल वी की वैल्यू निकालनी है। तो मगर वो हम एक डिफरेंट मेथड से, यानी गाजीज लॉ वाले मेथड से, जिसमें हम सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम करेंगे, फिर हम इनको कैलकुलेट करेंगे जी और वी को। फिर हम एंड पे ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वेशंस बनाएंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जो कि फंक्शन होती है किसका, जी और वी का। तो ये हमारे इस चैप्टर की आउटलाइन होगी। तो शुरू करते हैं जनाब। पहला टॉपिक हमारा जो आज के दिन का मेजर है, दैट इज न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या जनाब, अब हमने पहले पढ़ा कि भी न्यूटन ने जो लॉज थे वो कब दिए, 1687 पब्लिश किए इनको। तो आपके पास अब न्यूटन का ये लॉ कहता क्या है? न्यूटन का ये ग्रेविटेशनल लॉ कहता है कि हर पार्टिकल, ईच पार्टिकल, मैस वाला पार्टिकल, वो अट्रैक्ट करता है किसको, एवरी अदर पार्टिकल को। कब, कहां पे, इन यूनिवर्स। कैसे, विद द फोर्स। और वो फोर्स कैसी होती है, वेरीज डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ मैसेज एंड इनवर्सली द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या मतलब कि इस दुनिया में हर पार्टिकल जिसके पास मैस है, वो दूसरे पार्टिकल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जनाबे वाला ये चीज बुनियाद है। अब लफज जब आ गया अट्रैक्ट, तो इसका मतलब वो क्या लगा रहा है, फोर्स। और वो फोर्स कितनी होगी, वो फोर्स वेरी करेगी किससे, प्रोडक्ट ऑफ मैसेज पे और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा जी, लेट्स से मेरे पास दो मैसेज है, कैपिटल एम और स्मॉल एम। आप कह सकते हो कैपिटल एम का पोजीशन वेक्टर r1 है, कैपिटल स्मॉल एम का पोजीशन वेक्टर r2 है। देन द r इज द डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। तो आप वो कैसे देखोगे, r2 माइनस r1। ये दो मैसेज के दरमियान की दूरी है। ओके, अब जनाबे वाला, अगर हम कहें कि भाई आपके पास बड़ा मैच छोटे मैच को अपनी जानिब खींचेगा, तो ये फोर्स इस जानिब अट्रैक्टिव होगी। जैसे आप यहाँ पे देखो कि F इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर स्केयर, आर यूनिट वेक्टर। आर यूनिट वेक्टर देखो कि जो डिस्टेंस है वो इस जानिब डायरेक्टेड है आर, जबकि फोर्स इसके अपोजिट लग रही है। तो इस वजह से नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पे। बात समझ आ रही है कि आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अगर आप आर यूनिट वेक्टर को लिख सकते हो कि आर वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो रिलेशन ये आ जाएगा माइनस जी एम एम ओवर आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहलाती है। ठीक होगी बात। अब जो आप डिस्टेंस आर देख रहे हो, ये किन किन के बीच में है, जो बड़ा मैस एम है और स्मॉल मैस एम है, जो आप एक फोर्स एफ एक्सपीरियंस की जा रही है। अच्छा जी, अब आप आर यूनिट वेक्टर देखो, तो हमने कहा वो कैपिटल एम से स्मॉल एम की जानिब जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि पॉइंट्स फ्रॉम एम टू एम,
अब माइनस साइन क्या करता है कि ये फोर्स अट्रैक्टिव है, ठीक है बात। तो स्मॉल एम को अट्रैक्ट किया गया है किस तरफ, बड़े एम की तरफ। क्लियर होगी बात। अब इसमें ये बात कि ये लॉ कहां इंप्लाई होता है, हमने कहा पॉइंट पार्टिकल्स पे। पॉइंट पार्टिकल्स कौन से होंगे भाई, पॉइंट पार्टिकल जिन जो दो मैसेज हैं जैसे एम और स्मॉल एम, ये इनकी डायमेंशन, इनका साइज निग्लिजिबल हो, किसके लिहाज से, कंपेयर द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ऐसे मैसेज को हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट पार्टिकल्स कह सकते हैं। तो ये बात समझ आइए आपको कि ये जो इक्वेशन है कहां पे हम अप्लाई करेंगे, स्ट्रिक्टली अप्लाई करेंगे पॉइंट पार्टिकल्स पे। तो पॉइंट पार्टिकल मैंने किससे कहा, ऐसे पार्टिकल जिनका साइज उनके दरमियान के फासले की निस्बत से इंतहाई कम हो, यानी साइज थोड़ा हो और उनके दरमियान में दूरी ज्यादा हो, ऐसे पार्टिकल्स को क्या नाम देने वाले हैं, पॉइंट पार्टिकल का नाम देने वाले हैं। तो ये बात समझ आ गई आपको। तो इसका मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की एक तरह से लिमिटेशन हो गई कि भाई ये तो पॉइंट पार्टिकल्स पे लगता है, ठीक है। तो अब आपको पॉइंट पार्टिकल्स का भी समझ है। तो जनाब अब आपको ग्रेविटेशनल लॉ समझ आ चुका है, अब आपको पता है कि ये कहां कहां अप्लाई होता है, हमने इसको कैसे देखा। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि आया इसमें ये जो कांस्टेंट लगा हुआ है जी, कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जनाब अब हमारे पास क्या है, क्वेंटिश एक्सपेरिमेंट। अब इसमें हम देखेंगे कि ये लॉ जो है लेबोरेटरी में वेरीफाई होता है। फिर क्या देखेंगे कि क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कितनी आती है। ये आपके पास एक साइंटिस्ट थे हेनरी क्वेंडिश, इंग्लिश थे, इन्होंने 1798 में से परफॉर्म किया। अब ये क्वेंडिश एक्सपेरिमेंट किन किन चीजों पे मुश्तमिल है, जरा वो देख लेते हैं। आपके पास एक टॉर्शन बैलेंस है जैसे आपको दिख रहा है, इसके एंड पे दो स्मॉल मैसेज आपको दिख रहे हैं, ईच मैस एम, इसका मैस भी एम है, इसका मैस भी एम है, बात समझ आई। फिर आपके पास क्या है कि दोनों मैसेज एक थिन रॉड के साथ जुड़े हुए हैं और उस रॉड की लेंथ कितनी है, एल लेंथ है। फिर क्या जनाब, रॉड आपके पास सस्पेंड किया गया है फ्रॉम सेंटर एक फाइन फाइबर के साथ, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं कि एक फाइबर के साथ सिलेक्ट किया गया है। अब ये जो दोनों स्फीयर थे जो स्मॉल एम वाले थे, ये अट्रैक्ट होंगे किस तरफ, लार्जर स्फीयर्स की तरफ, यानी कैपिटल एम और कैपिटल एम की तरफ। अभी हमने देखा है कि स्मॉलर मैस कैपिटल मैस की तरफ, बड़े मैस की तरफ अट्रैक्ट होता है। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बड़े मैस है इसके साथ ये छोटा मैस इसकी जानिब अट्रैक्ट होगा, ये वाला मैस इसकी जानिब अट्रैक्ट होगा। अगर हम कहें कि इन दोनों मैसेज के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज आर, ठीक है, दोनों मैसेज कितने हैं, एम एंड कैपिटल एम। तो ग्रेविटेशन लॉ क्या कहेगा, एफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड सिर्फ बात करेंगे जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, ठीक होगी बात। अच्छा, अब जरा देखें कि जब ये मैस इस जानिब जाएगा, ये मैस इस जानिब जाएगा, तो एक रोटेशन पैदा होगी, यानी एक टॉर्क पैदा होगा एक तरह से, जो इस जानिब अट्रैक्शन से होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क आपको अब दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इसको हमने मेजर करना है। तो टॉर्क इज इक्वल मूवमेंट आर्म इनटू फोर्स। तो अब आपके पास फोर्स तो पता है आपको, जो इन दो मैसेज के बीच में लग रही है। मूवमेंट आर्म कहां से, पिविट पॉइंट से लेकर जो आपके पास एंड तक का डिस्टेंस है, टोटल लेंथ कितनी थी आपके पास, एल लेंथ थी। तो अगर पिविट सेंटर में है तो यहां से लेंथ कितनी हो जाएगी, एल बाई टू। तो इसका मतलब मूवमेंट आर्म कितना आ जाएगा, एल बाई टू, और फोर्स कितनी है, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैस का टॉर्क आ जाएगा यहाँ पे। तो ये तो दोनों मैस मूव करेंगे ना, तो इसका मतलब टोटल जो टॉर्क होगा वो दोनों मैसेज की वजह से होगा। तो टोटल टॉर्क अब आप कैसे निकालेंगे, दोनों टॉर्क्स को आपस में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो ये नेट टॉर्क आ जाएगा एम एम एल ओवर आर स्क्वायर के तौर पे। अब जब ये टॉर्क पैदा होगा, ये आएगा, तो इस फाइबर में ट्विस्ट आएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि ये जो फाइबर में ट्विस्ट आएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें जितना ट्विस्टिंग एंगल है।
जितना उसने ट्विस्ट लिया है। और इस एंगल को हम किससे मेजर करेंगे? लैंप स्केल अरेंजमेंट से। जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, जितना ट्विस्ट आएगा फाइबर में, ये मिरर मूव करेगा, यहाँ से लाइट आएगी आपके स्केल पे, हम वहां से एंगल मेजर कर लेंगे कितने डिग्री लाइट डेविएट हुई है अपनी जगह से, अपनी पाथ से। तो इस तरीके से एंगल में थीटा मेजर हो जाएगा, तो वो आपका एक तरह से रिस्टोरिंग टार्क होगा। तो आप इसे कहेंगे रिस्टोरिंग टार्क प्रोपोर्शनल है के थीटा के। आपने जैसे पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू के एक्स। एफ लीनियर फोर्स है, टॉर्क इज एंगुलर, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, के इज अ कांस्टेंट। तो इस सोच पे आपने ये फार्मूला लिख दिया कि भाई F इज इक्वल टू के एक्स होता है, तो टॉ इज इक्वल टू के थीटा आ जाएगा। अब हमने पढ़ा भी कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो थीटा के क्या है? प्रोपोर्शनल है। अच्छा जी, अब के कैसे निकाला पता चल सकता है? अब चूंकि टॉर्शनल पेंडुलम बना हुआ है आपके पास, तो हमने उसका टाइम पीरियड जानते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई आई ओवर ए। आई यहाँ पे क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। देन आपके पास के आ जाएगा, यहाँ से अगर आप दोनों साइड्स का स्क्वायर कर लो तो टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आई ओवर के को क्रॉस कर लें तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब के की वैल्यू निकाली जा सकती है अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, अगर आपको टाइम पीरियड मालूम है। तो वापस चलते हैं, इसका मतलब अब आपके पास नेट टार्क भी है और स्टोरिंग टार्क भी है। तो अब जब ये घूमेगा इस जगह, तो वो रॉड जो है वो एक दफा इक्विलिब्रियम हासिल कर लेगा। इस वक्त जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, तो इसका मतलब रिस्टोरिंग टार्क जो था फाइबर पे लगा, वो इक्वलेंट होगा किसके? ग्रेविटेशनल टॉर्क के। तो मैंने दोनों टॉर्क बराबर कर दिए जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगा। तो आपने यहां से कैपिटल जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको सारे फैक्टर मालूम है। कैपिटल डिस्टेंस बिटवीन टू मैसेज, के, थीटा, कैपिटल एम, स्मॉल एम और लेंथ। तो इस सारे से जो जी की वैल्यू निकलती है, डेट इज 6.673 प्लस माइनस 0.01 10⁻⁻11। ठीक होगी बात? अच्छा, अब ये चीज है, अब आपने या इस तरीके से वेरीफाई कर लिया कि भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू इतनी आती है जो एक्सपेरिमेंटली ड्राइव की गई है। तो जनाब, अब आपने जब ये आखिरी पॉइंट पढ़ा था कि ये लॉ स्ट्रिक्टली अप्लाई होता है किस पे? पॉइंट मैसेज पे। अब अगर पॉइंट मैसेज ना हो, अगर आपके पास जो बॉडी है या दोनों बॉडीज हैं वो एक रिप्लेस हो जाए एक बॉडी के साथ जिसमें एक्सटेंशन है, यानी वो फैली हुई बॉडी है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें कुछ एडिशनल हाइपोथेसिस लगाने पड़ेंगे ताकि हम फोर्स को क्या कर सकें? कैलकुलेट कर सकें। एक बॉडी बढ़ जाए या दोनों बॉडीज बढ़ जाएं, तो हमें क्या करना है? तो सबसे पहले तो हम ये चीज अज्यूम करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक लीनियर फील्ड है। क्या मतलब? कि ये सीधी लाइन पे एक्ट करती है। बात समझ आ गई? यानी दो मैसेज के बीच में जो लाइन है उस पे एक्ट करेगी ये फोर्स। ठीक है, यानी दो मैसेज हैं जिन पे हमने फोर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाना है, उनके बीच में एक लाइन लगा देंगे, उस पे ये फोर्स एक्ट कर रही होगी। ठीक है, अब इसका मतलब हम ये चीज ज्यूम कर रहे हैं कि जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है पार्टिकल पे, वो जो बहुत सारे पार्टिकल की वजह से हो सकती है, उसे हम वेक्टर सम करेंगे तमाम इंडिविजुअल पार्टिकल्स के फोर्सेस की वजह से। क्या मतलब? जरा ये देखें फिर। अब इसमें ढेर सारे आप छोटे 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 मैसेज ले लें और हर एक का इसके साथ एक लीनियर डिस्टेंस लगा के फार्मूला लगा लें, तो सारे मैसेज की वजह से जो इसके साथ फोर्स लगेगी उनका वेक्टर सम कर लेंगे, तो वो आपके पास टोटल फोर्स आ जाएगी। समझ आ गई बात? अच्छा, अब पहले हम एक छोटा सा पैच देखते हैं, तो हम कह देते हैं कि भी इसमें आपके पास जो फोर्स लग रही है डेट इज डी एफ, और हम स्मॉल एम और एक वॉल्यूम देख रहे हैं डीवी जिसका मैस कितना है डीएम। लुक हियर, डेट इज डीवी और इसमें मैस कितना है? डीएम है। तो हम तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला जानते हैं वेक्टर फॉर्म में, माइनस जी एम डी एम ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब ये पूरी बॉडी पे नहीं लगाया फार्मूला, ये फार्मूला सिर्फ इस छोटे मैस पे लगा है और इस एम के साथ लगा है। तो इसका मैस तो डीएम है, इसका मैस एम है, बीच में डिस्टेंस आर है, तो हमने वो फार्मूला लिख दिया। अब हम जानते हैं डेंसिटी का फार्मूला वहां से निकाला जा सकता है कि डीएम बराबर है डेंसिटी ऑफ द पोजीशन एट दैट पोजीशन, इस पॉइंट की जो आपने लिया डीएम उसकी डेंसिटी, तो वो आपके पास इंटू डी प्राइम आ जाएगा। वी प्राइम आर प्राइम इसलिए लिख रहे हैं कि पोजीशन आपने जो एलिमेंट लिया है उसकी पोजीशन को आर प्राइम से जाहिर किया जा रहा है। ठीक होगी बात? अब यहां से आपके पास डेंसिटी आर
प्राइम क्या है, मास डेंसिटी कहलाएगी, dv क्या है, एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम है, और उसको आप एक पोजीशन वेक्टर से जाहिर कर रहे हो, जो हमने कहां से देखा है, ओरिजिन से देखा है, ठीक है। तो अब आप अगर ये सोचते हो कि कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या मतलब कि हर जगह मास एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप m बाई ले लोगे, dm ओवर r आ जाएगा, तो आप dm की जगह ये वैल्यू प्लेस कर दोगे, तो आपके पास डेंसिटी r यूनिट वेक्टर रो वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, अब आपके पास जो इंटीग्रेशन है v प्राइम, ये आप जब इंटीग्रेट करोगे तो पूरे वॉल्यूम के लिए आप इंटीग्रेट करोगे, यानी सारे वॉल्यूम के लिहाज से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों आपके कैपिटल M और स्मॉल m इसकी फाइनाइट एक्सटेंशन हो, तो हम आपके पास जो मास है उसे कंप्यूट करेंगे ओवर द वॉल्यूम, ताकि हम टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकें। बात समझ आई कि अब आपके पास फाइनाइट एक्सटेंशन आ गई, तो अब आप पूरी बॉडी को ओवर द वॉल्यूम इंटीग्रेट करोगे, ताकि टोटल फोर्स क्या हो सके, इंटीग्रेट आप कैलकुलेट कर सको। तो ये तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन थी कि अगर आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फैलाव आता है तब आप फोर्स निकालें, अगर आपके पास बॉडी एक्सटेंड हो जाती है। अब जरूरी तो नहीं कि बॉडी इसी तरह एक्सटेंड हो, बॉडी आपके पास एक्सटेंड कर सकती है शेल की फॉर्म में। तो अगर वो बॉडी थिन शेल बना लेती है, फिर हम क्या करेंगे भाई, तो फिर हम सरफेस डेंसिटी लेंगे और एरिया डेंसिटी लेंगे आपके पास। तो ये कैसे आएगी, तो आप कहोगे कि भाई आपके पास डीएम आ जाएगा जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस डेंसिटी पर यूनिट इनटू एरिया आ जाएगा। तो आपके पास सरफेस डेंसिटी बराबर होगी मास पर यूनिट एरिया। तो यहां से एरिया इस तरफ चला जाएगा, तो डीएम इक्विवेलेंट आ जाएगा सरफेस डेंसिटी इनटू डीए। तो अब आप यहां से उसी तरीके से डीएम की वैल्यू लगा सकते हो, वो डीएम की वैल्यू इस तौर पे आ गई। इसका मतलब अब आप इंटीग्रेट कर रहे हो ओवर द होल एरिया। ऐसा कब होगा, अगर आपके पास थिन शेल होगा। अच्छा, अगर आप जरूरी तो नहीं कि एक्सटेंशन शेल की सूरत में ही आए, और अब आ सकता है कि आपके पास एक्सटेंशन एक लाइन के तौर पे आ जाए, तब हम क्या करेंगे, तब भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे कि आपके पास आप बोलेंगे लीनियर मास डेंसिटी का नाम ले लेंगे। तो वो जो लीनियर मास डेंसिटी होगी आपके पास, अब वो डीएम बराबर आ जाएगा किसके, मास डेंसिटी इनटू डीएल, यानी कि मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट लेंथ के। तो यहां से आपके पास डीएल इस तरफ चल जाएगा, तो डीएम बराबर आ जाएगा लीनियर मास डेंसिटी इनटू डीएल के। तो अब उसी पैटर्न पे हम डीएम की वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो अब इसका मतलब मैं पूरी बॉडी को ओवर द लाइन इंटीग्रेट करूंगा, ताकि मैं पूरी बॉडी पे लॉ ऑफ इंटीग्रेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई कर सकूं। अच्छा, अब जरा जो एक्सटेंडेड बॉडी है, हम कहते हैं वो इस तरह बिहेव कर रही है कि उसका सारा मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आ गया। ठीक होगी बात, यानी पूरा बॉडी फैल चुकी है और उसका सारा मास भी कंसंट्रेटेड है कहां पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो इस कंडीशन के तहत हम कहेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मास m और मास स्मॉल m के वो इक्विवेलेंट ले लेंगे, सिंगल रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन m एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लाइक दैट। अब आप देखो पूरी बॉडी एक्सटेंड हुई थी, तो मैंने सेंटर ऑफ मास पे एक सिंगल फोर्स कंसीडर कर ली, यानी मैं पूरी बॉडी को नहीं डिस्कस कर रहा, आई एम ओनली डिस्कसिंग सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पे वो एक सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है। अब ये जो सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है, ये सेंटर ऑफ मास की जानिब डायरेक्टेड है। लुक हियर, ये फोर्स इसके सेंटर ऑफ मास की जानिब डायरेक्टेड है, ये फोर्स इसके सेंटर ऑफ मास की जानिब डायरेक्टेड है। तो पता चलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है आपके पास। तो बात समझ आई आपको यहां से। अच्छा, अब यहां से मैंने बोला अभी एक जगह कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास के साथ क्या कर सकती है, कंसाइड कर सकती है। कब, कि अगर छोटा m बड़े m से बहुत दूर हो जाए, तो इसका मतलब वहां तक जाते जाते ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगी, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो आपके पास वो जो बॉडी है स्मॉलर m, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उन पे एक तरह की फोर्स ही लग रही होगी। तो इसका मतलब ऐसी हालत में भी हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास कंसाइड कर जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो समझ आई, जैसे
जब आपके पास स्मॉल एम और कैपिटल एम दूर होंगे तब भी हम बोलेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कंसाइड करेंगे। या एक और तरीका है सिमेट्रिकल बॉडी, तो सिमेट्रिकल बॉडी जैसे स्फीयर है, हम कहेंगे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसाइड कर जाती है किससे, सेंटर ऑफ मास से। वैसे ये जरूरी नहीं होता, तो ये सर्टेन कंडीशंस है आपके पास। अब हम एक और चीज देखते हैं कि अगर मैंने जो बॉडी स्टैंड की थी उसको बदल दूं किसके साथ, लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्रीट मैसेज के साथ, यानी टुकड़े 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 कर दिए M1 M2 Mi, और ये फोर्स हमने देखनी है किस पे, एक और मैस दूसरे मैस M पे। तो मैं बारी बारी इस M की फोर्स देखूंगा किसके साथ, M1 के साथ, इस M की फोर्स देखूंगा किसके साथ, M2 के साथ, इस मैस की फोर्स देखूंगा किसके साथ, M3 के साथ। तो उन सारी फोर्सेस को लेके एट द एंड में समेशन कर दूंगा। तो आयत पार्टिकल, आयत आपके पास वन से लेकर जितने भी पार्टिकल है आयत तक, तो उन सब की लगने वाली फोर्स को सम अप कर दिया गया है। अब इसमें जाहिर सी बात है हर पार्टिकल के लिए डायरेक्शन अलग अलग होगी, तो जो यूनिट वेक्टर होगा वो हम कहेंगे इन द डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एम एंड एम आई, यानी एम मैस और जिस मैस को आप कर रहे हो फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो उसकी लाइन में होगा। तो आर यूनिट वेक्टर दो मैसेज के आपके पास दरमियान में जो लाइन ज्वाइन करेगी उसके साथ चलेगा। तो बात समझ आई। तो आज हमने यही देखा कि आज आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझा, आपने देखा उसकी कुछ कंडीशंस देखी, फिर हमने उसमें कमेंडिश एक्सपेरिमेंट देखा, हमने वहां से प्रूव किया कि कैपिटल जी की वैल्यू आपके पास एक कांस्टेंट के तौर पे आती है। फिर हमने देखा कि आपके पास के अगर बॉडी एक्सटेंड कर जाए तब हम ये फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर बॉडी वॉल्यूम के तौर पे एक्सटेंड करेगी तो वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल आ जाएगा, अगर एरिया वाइज एक्सटेंड करेगी तो एरिया आपका इंटीग्रेट ओवर द एरिया होल एरिया करोगे, अगर लाइन वाइज बॉडी एक्सटेंड कर रही है तो आप उस पूरी लाइन को इंटीग्रल करोगे। ठीक होगी बात। तो अगर बॉडी वैसे छोटे छोटे टुकड़ों में है तो आप हर टुकड़े का उस अपने जिस मैस पे आप फोर्स देख रहे हो उसके साथ फार्मूला लगाओगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। हर मैस लेट से आयत मैस है तो M1 के साथ M2 के साथ M3 के साथ M की फोर्स निकाल के एट द एंड सारे को आपस में सम अप कर दोगे, समेशन लगा दोगे। तो ये जनाब आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।